बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था दो शेयर होल्डर्स की तरफ से और वो हमने बैंक में रख दिया था। आज हम देखेंगे, आज हम एक्चुअली कुछ आइटम बाई करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए लास्ट टाइम जो आइटम्स हमने कुछ डिफ़ाइन की थी पहले वो जाके देख लेते हैं। लिस्ट में जाके आइटम लिस्ट में गए और आइटम लिस्ट में हमने दो आइटम्स रखी हुई हैं, एक सैमसंग A20 था और एक सैमसंग A50 था। ये दो इन्वेंट्री की आइटम्स हैं जिनका ट्रेड जिनको एक्चुअली हम ख़रीदेंगे भी और सेल भी करेंगे। तो आज हम परचेज़ की एक एंट्री करते हैं। ये एक्स्ट्रा विंडोज़ हैं, ये लास्ट टाइम खुली हुई मैंने बंद कर दी। अच्छा, परचेज़ करने के लिए अब वेंडर में जाएंगे और वेंडर सेंटर में जाके आप देखें कि क्या आपके पास कोई वेंडर भी है कि नहीं है। तो वेंडर ए नाम से कोई वेंडर हमने पहले से बुक करके रखा हुआ है, इसी के नाम से हम परचेज़ करते हैं। तो वेंडर्स में जाके एंटर बिल, एंटर बिल करने के बाद आप देखते हो तो यहाँ पे एक बिल का बटन आ रहा है और एक क्रेडिट का बटन आ रहा है। क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर आपने ख़रीदी हुई चीज़ उसको वापस कर दी तो ये उसकी क्रेडिट एंट्री डालेगा। बुनियादी तौर पे तो ये वैसे डेबिट होना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसको इन्होंने क्रेडिट लिखा हुआ। उसका मकसद यही है कि ये बिल आपके पास आया, या कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा कि क्रेडिट, चलो मैं इसे ना कंफर्म करके आपको बता दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये वैसे रिवर्सल की एंट्री करता है और इसको हम चेक भी करेंगे। और अमूमन जो बिल है वो आपका इस टैब के साथ डलता है। बिल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है वेंडर। वेंडर में जाके आपने करना क्या है कि मैंने वी प्रेस किया तो वी से शुरू होने वाले जितने भी वेंडर्स हैं वो मेरे सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में, LOV जिसे कहते हैं। तो चूँकि एक ही वेंडर था वो मेरे पास ग्रीन हाईलाइट हो गया। जब ग्रीन हाईलाइट हो जाए कोई चीज़ तो आप उसको टैब कर सकते हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आपने क्विक बुक में एंट्रीज़ करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें टैब के साथ ऑपरेट हों, यानी कि जो चीज़ आपकी हाईलाइट हो गई है उसको हाईलाइट करने के बाद आप उसे टैब के साथ ऑपरेट कर दें। यार, आप में से किसी का माइक ऑन है वो प्लीज़ अपना ज़रा म्यूट कर दें। मुदस्सर, आपका माइक ऑन है, इससे ज़रा म्यूट कर दो। हाँ, अब बेहतर हो गया, वरना कुछ शोर आ रहा था। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपने क्विक बुक अगर ऑपरेट करना है तो आपने किसी भी LOVs को जब सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ वी किया तो वी चूँकि एक ही वेंडर था तो वो सिलेक्ट हो गया। अगर ज़्यादा वेंडर होते तो जो मुतलका वेंडर था उस पर आप अपना डाउन या अप एरो से उसको सिलेक्ट करते। वो जब वो ग्रीन हो जाता तो आपने टैब का बटन दबाना था। टैब के बटन के साथ वो नेक्स्ट जो अवेलेबल ऑप्शन है उसकी तरफ चला गया। उसने 2 अप्रैल 2024 की डेट हाईलाइट कर दी है, ये आज ही की डेट है। तो आज हम इस डेट की ही परचेज़ बुक करेंगे। उसके बाद उसका रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर आप उसका जो परचेज़र का बिल है वो होगा। आप इसमें उसकी जो इनवाइस नंबर है, फ़र्ज़ किया जो 12 नंबर है, उसको करेंगे। अमाउंट आप नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे। जो ड्यू डेट है वो अगर आप देखें तो आपकी जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उसके मुताबिक है कि 2/4 में आपने चीज़ ख़रीदी है तो स्टैंडर्ड टर्म्स उसकी बता रही हैं कि 10 दिनों में बिल ड्यू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको वो जो हाईलाइट करेगा जी कि इसकी पेमेंट ड्यू हो गई है या नहीं हो गई। यहाँ पे आपकी टर्म्स हैं। अगर आपने इसको ड्यू ऑन रिसीट करना है तो आप देखें कि 2/4/2024 के साथ ही उसका वो पेएबल आ गया। और अगर आप इसे यहाँ पे 30 डेज़ करते हैं तो उसने वो 30 डेज़ के हिसाब से कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट कुछ ऑप्शंस हैं। हम अपनी जो मुतलका है कि ड्यू ऑन रिसीट है उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेमो आ रहा है। जब आपने सेल या परचेज़ बुक करनी है तो आपने 3-4 जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखनी है। एक तो ये था कि वो आइटम क्या थी, मैं लिख देता हूँ कि सैमसंग A20 है। इसकी क्वांटिटी कितनी थी, मैं ये जूम कर लेता हूँ कि जी क्वांटिटी इसकी 10 है और हर एक की प्राइस कितनी है, हर एक की प्राइस 50,000 है।
क्वांटिटी 10 एट 50,000 और उसके साथ उसका जो मुतलका सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है वो कर दिया, 18% उसका सेल्स टैक्स कर दिया। ये कुछ स्टैंडर्ड आइटम्स हैं जो यानी कि मेमो की स्टैंडर्ड नरेशन है, जिसमें कम से कम आप उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और उसके मुतलका जो सेल्स टैक्स है उसको डिफ़ाइन करेंगे। साथ में आइटम भी डिस्कस कर लें, और अगर आप ज़्यादा बेहतर नरेशन चाह रहे हैं, मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसके शुरू में वेंडर ए भी लिख सकते हैं। वेंडर ए के अंदर वेंडर ए रिपीट हो रहा हो तो उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि नरेशन हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमने लिखनी है। डेबिट में भी वही कॉपी करके पेस्ट करके डाल देंगे और क्रेडिट में भी वही चीज़ आ जाएगी। एनीवेज जी, ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है इसकी ख़ास बात ये है कि ये डिस्क्रिप्शन मेरे वेंडर ए में नज़र आएगी। यानी कि अगर यहाँ मैं कोई चीज़ लिखूँ या ना लिखूँ तो वो मेरे वेंडर ए के लेजर को अफेक्ट करेगी। वो कैसे होगा ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फ़िलहाल ये है कि मैं आइटम में गया, आइटम में जाके मैंने चूँकि सैमसंग A20 मॉडल ख़रीदा है। अब आप देखें कि LOVs में 3 आइटम्स दी। जब मैंने एस का वर्ड प्रेस किया तो उसके साथ उसने जितनी भी एस के साथ आने वाली आइटम्स थी मेन कैटेगरी के ऊपर वो शॉर्ट लिस्ट कर दी, और उसके बाद उसके अंदर जो सब कैटेगरीज़ है वो आ रही हैं। मैंने डाउन एरो से A20 सेलेक्ट किया, उसके बाद आप देखें कि डाउन एरो के बाद A20 मुकम्मल ग्रीन हो गया। अब मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा और डिस्क्रिप्शन में चला गया। आप अगर माउस के साथ करना चाहें तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, जैसे मैंने अभी माउस के साथ किया, लेकिन कोशिश ये करें कि ये क्विक बुक आप टैब के ऊपर चलाना सीखें। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो मैंने इधर डाल दी। उसके बाद मेरी क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। 10 मैंने क्वांटिटीज़ ख़रीदी हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप देखें ईच आ रहा है। मेरी कॉस्ट उसकी थी 50,000 की, तो 50,000। अच्छा, अब ये जो वो कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट द आइटम रिकॉर्ड विद द न्यू कॉस्ट, आप मतलब इसे नो कर दें या यस कर दें। इससे हम इस तरह की कोई रिपोर्टिंग तो ले नहीं रहे, इसका फ़ायदा हो या ना हो, तो हम इसे कह दें नेवर अपडेट कॉस्ट फॉर दिस आइटम। उसके बाद क्या हुआ कि 50,000 की जब 10 आइटम्स ख़रीदी तो उसने उनकी वैल्यू 5 लाख की बना दी। कस्टमर जॉब अभी आपका नील रहेगा, बिलेबल आइटम्स भी नील थी। नेक्स्ट आइटम में आ गया। नेक्स्ट आइटम ये है, इसके ऊपर आने वाला सेल्स टैक्स है। क्विक बुक के अंदर जो आपने परचेज़ करना है और जो आपने सेल करना है उसमें सेल्स टैक्स की रिकॉर्डिंग भी आपने अगर एप्लीकेबल है तो वो साथ के साथ करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि जब आप सेल करते हैं, जो भी हम शायद नेक्स्ट लेक्चर्स में देखें, तो वहाँ सेल्स की कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक करता है। ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ 10 और 50 का लिखा तो उसने सेल्स टैक्स का मुतलका रेट खुद अप्लाई करके उसको कर लेना है। लेकिन जब आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ में क्विक बुक के अंदर सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड ऑटोमेटिक करने की ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमें सेल्स टैक्स की एक आइटम क्रिएट करना पड़ती है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने एक FBR सेल्स टैक्स एक आइटम हमने बनाई थी, नहीं बनाई थी कि मैंने बनाई तो थी। ये कौन सी है आइटम लिस्ट? अच्छा जी, ये एक आइटम है जो मैंने अपने तय तो बनाई थी। अच्छा, ये अभी मेन डेफिनेशन हुई है। अब उसके अंदर जाके मैंने इन्वेंट्री पार्ट में नहीं की। अच्छा, मुझे ये याद पड़ रहा था कि मैंने शायद इन्वेंट्री पार्ट में भी सेल्स टैक्स कोई आइटम बना दी होगी। अभी तो सिर्फ FBR का सेल्स टैक्स 18% जो है ना वो ऑन किया है। सेल्स टैक्स की यानी कि इसके अंदर जो फीचर है उसको ऑन किया है। अब मैं इसमें एक आइटम और बनाता हूँ, आइटम लिस्ट, और इसको मैं अच्छा, आइटम लिस्ट तो आई गया। आइटम में जाके न्यू करूँगा। न्यू करके मैं इसको अदर चार्जेस के नाम से बना लेता हूँ और आइटम का नाम रख लेता हूँ FBR 18% STR। ठीक है जी। और इसका जो टैक्स का कोड है, यानी कि जब ये वाला कोड अप्लाई होगा तो सिस्टम के जो प्री डिफाइंड कोड है FBR उसके साथ यहाँ पे लिंक होगा। और दूसरी बात ये है कि इसका जो मुतलका इनपुट है वो कहाँ जाएगा, तो वो मैं सेल्स टैक्स पेएबल का एक हेड होगा उसके साथ इसको लिंक कर देता हूँ।
अच्छा जी, वो कह रहा है जी, यू कैन नॉट एसोसिएट एन आइटम विद सेल्स टैक्स पेएबल अनडिपॉजिटेड फंड अकाउंट रिसीवेबल और नॉन डिपॉजिटरी इफ़ यू सेल यूज़ एन इनकम अकाउंट इफ यू बाई यूज़ एन एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, एक अकाउंट हमें सेपरेट बना लेते हैं एसेट के अंदर, अदर एसेट्स में इनपुट सेल्स टैक्स के नाम से, और इसको मैं सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये अब हमारी बात मानता है कि नहीं मानता। तो मेरा ख्याल है कि अब उसने हमारी बात मान ली। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ अब याद रखिएगा कि अब हमारा जो परचेज़ के वक्त इनपुट सेल्स टैक्स का कोड लगेगा वो FBR 18% STR वाला होगा। मैंने इसको बंद किया, बंद करने के बाद मैं FBR अब आ गया हमारे पास, FBR 18% STR वाला कोड मैंने सेलेक्ट किया। कोड सेलेक्ट करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन वही करके कॉपी और पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये चूँकि हम इसके साथ एक अल्टरनेटिव वे के थ्रू सेल्स टैक्स बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो सेल्स टैक्स 50,000 का जो 5 लाख है उसका जो 18% है, पहले तो हमें उसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी सेपरेट। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 5 लाख मल्टीप्लाई 0.18, ये कितना हो गया? 90,000 हो गया। तो इस आइटम के ऊपर जो सेल्स टैक्स की जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी है? 90,000। मुझे उसकी एक क्वांटिटी रखना पड़ेगी और उसकी जो टोटल सेल्स टैक्स की वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट में डालना पड़ेगी, 90,000। ठीक है जी। अब ये मेरी, अगर आप देखें कि अगर मेरे पास इसकी कोई जेन्युइन इनवॉइस होती तो उस वेंडर ने क्या करना था कि 5 लाख के ऊपर मेरा जो 18% सेल्स टैक्स है वो 90,000 बना के मुझे देना था। तो टोटल मेरा पेएबल वेंडर के साथ आना था 5,90,000 का। उसमें से मेरी जो इन्वेंट्री में आइटम जानी थी वो 5 लाख की होनी थी और उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो 90,000 का होना था। फ़िलहाल मैं इसको सेव एंड क्लोज़ करता हूँ। यू हैव चेंज चैलेंज, ठीक है, इसको मैंने यस किया। अब इसकी जो एंट्रीज़ हैं उनके इम्पेक्ट है उनको जाके हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। बैलेंस शीट में मैं जाता हूँ, इसको मैंने ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद अब अगर आप देखें तो इन्वेंट्री के अंदर जो मोबाइल्स हैं वो मेरे पास 5 लाख रुपए के आ गए, जो कि डेफिनेटली 5 ही के होने चाहिए थे, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स बुक होनी है। ये बड़ी अहम चीज़ है। आज अभी मैं ऑफिस आता हूँ तो हम उसको भी मज़ीद करेंगे, जो सेल्स टैक्स वाली एक्टिविटी हम कर रहे थे समझने की, कि जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, उसके मुतलका जो सेल्स टैक्स वाली अमाउंट है उसका ना आपकी यानी कि कॉस्ट से तल्लक है, ना उसका आपकी किसी सेल से तल्लक है। यानी कि ना आपके वो प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड पे शामिल होगा, ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक्सपेंस साइड है कॉस्ट में शामिल होगा, ना आपकी वो इन्वेंट्री में आएगा। बुनियादी तौर पे जो सेल्स टैक्स की आइटम है उसको हम सेपरेट बुक करते हैं। उसका जो नेट इफेक्ट है वो गवर्नमेंट के साथ लेना देना है। गवर्नमेंट ने आपसे कुछ पैसे पहले ले लिए, फिर आपने पार्टी से रिकवर करके जो बैलेंस उसका आ रहा है वो आपने उसको पे कर देना है। ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह आज हम नहीं तो कल कोशिश करेंगे कि ऑफिस में बैठ के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। फॉर द टाइम बीइंग जो क्रक्स है वो आपने इस चीज़ का ज़हन में रखना है कि इन्वेंट्री मोबाइल जो है वो आपकी 5 लाख के ऊपर बुक होनी है, जो कि आपकी कॉस्ट है। और वो कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई होगी? एक्सक्लूडिंग वैल्यू के साथ वो डिटरमिन होगी। दूसरी तरफ हमने ये भी बात की थी कि जो सेल्स टैक्स के साथ वैल्यू, यानी कि जो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स और प्लस सेल टैक्स, दोनों अमाउंट आपने वेंडर है उसको पे करनी है। 5,90,000 आपके वेंडर में आना चाहिए था, वो भी आ गया होगा। इन्वेंट्री की एक और रिपोर्ट है, उसको जाके देख लेते हैं। इन्वेंट्री, बल्कि उससे पहले ये परचेज़ में आ जाते हैं। परचेज़ बाई वेंडर समरी है, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि वेंडर ए के साथ हमने 5,90,000 की परचेज़ की हैं। अब दूसरी रिपोर्ट एक नज़र लगा लेते हैं वेंडर के साथ परचेज़ के साथ। परचेज़ बाई वेंडर डिटेल है, तो ये उसी रिपोर्ट को एक्सटेंड कर देगा कि भाई आपने वेंडर से ख़रीदा क्या था। आपने 50,000 रुपया उसका मोबाइल की आइटम में देना है और 90,000 रुपया आपने उसे सेल्स टैक्स में देना है। ये उसने उसको डिटेल में यहाँ बता दिया। ये जस्ट मैं आपको रिपोर्ट्स का साथ साथ जो है इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ। वेंडर पेबल के बाद वेंडर बैलेंस समरी ये अमूमन इस्तेमाल होती है। इसमें आप वेंडर्स की जो क्विक इंफॉर्मेशन है पेबल की एज ऑफ टू डेट
वो आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे वेंडर आ गए आपके, ये मैंने बंद की। उसके बाद देखते हैं कि रिपोर्ट्स में वेंडर बैलेंस डिटेल है। चलें अभी फ़िलहाल इतना करते हैं। इसके बाद ये परचेज़ है, परचेज़ बाय वेंडर समरी, सॉरी परचेज़ की ही देख ली है। उसके बाद इन्वेंट्री देख लेते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी। वैल्यूएशन समरी में उसने आपको बताया कि आपके पास 3 आइटम्स हैं इन्वेंट्री की, एक सैमसंग की A20 है, एक A50 है और एक सैमसंग का अदर है। ये जो अदर है ये कौन सा था अदर? वैसे सैमसंग का अदर तो कोई था नहीं। अच्छा इसे भी देख लेंगे कि ये है क्या चीज़। लेकिन फर्दर टाइमिंग अगर आप देखें कि सैमसंग A20 आपके 10 यूनिट हैं जिनकी एवरेज कॉस्ट 50,000 की और उनकी वैल्यू 5 लाख की बन रही है। तो यहाँ पर आपको जो सैमसंग की इन्वेंट्री है वो भी नज़र आ रही है। इन्वेंट्री में ही और देख लेते हैं और कौन सी रिपोर्ट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये समरी देखी थी या डिटेल थी? ये उसकी दूसरी रिपोर्ट आ गई डिटेल वैल्यूएशन में। इसमें भी अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि वेंडर ए से हमने 10 यूनिट ख़रीदे थे जिनकी 5 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट थी। एवरेज आपकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपये आ रही है। और कोई अहम रिपोर्ट जो इससे मुतासर हुई होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रिपोर्ट है। एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको एक समरी बना देता हूँ। और समरी ये है कि इसकी जो बल्कि इधर से बनाता क्या हूँ, मैं आपको एक आइटम दिखाता हूँ यहाँ से। ये मैंने डबल क्लिक करके तो उसका जो बिल था वो दोबारा खोल लिया। बिल खोलने के बाद क्विक बुक के अंदर उसकी जो जनरल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने लाजमी देखना है। जनरल ट्रांजैक्शंस का रूट जो है, जैसे ये मैंने बिल निकाला था, बिल की मेन के साथ यहाँ पे एक रिपोर्ट की टैब आ रही है। रिपोर्ट की टैब में यहाँ एक ट्रांजैक्शन जनरल है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इस एंट्री यानी कि ये जो भी ट्रांजैक्शन आपने बुक की है इसकी जो अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट की एंट्री है विद प्लस जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ये पूरी उसने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जिसको उसने ट्रांजैक्शन जनरल का नाम दिया। ट्रांजैक्शन जनरल में अगर आप देखें तो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है पूरे का पूरा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक अहम चीज़ है जिसको आपने मिस नहीं करना कि सेल्स टैक्स और एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वेंडर को वो पूरा पेएबल बुक होना है, 5,90,000 ही पूरा बुक होना है। लेकिन जो इन्वेंट यहाँ पे देखें अकाउंट, ये अकाउंट पेएबल आ रहा है, अकाउंट पेएबल में 5,90,000 पूरा बुक हो रहा है। इन्वेंट्री जो है वो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स का बुक होनी है, सेल्स टैक्स इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होगा। और जो सेल्स टैक्स की वैल्यू थी उसको हमने इनपुट सेल्स टैक्स में यहाँ पे 90,000 कर दिया। जो उसका सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट था वो सेपरेट बुक कर दिया। अब ये जो जनरल एंट्री है ये आप सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं गाहे बगाहे ये चीज़ें पूछता रहता हूँ और अमूमन मुझे इसमें मायूसी ये होती है कि बार बार बताने के बावजूद आप लोग इसे भूल जाते हो। तो इसको हाईलाइट करने का मकसद यही था कि अगर आप एक एंट्री बुक कर रहे हैं या 1000 एंट्रीज़ बुक कर रहे हैं, एंट्रियाँ यही होंगी। आपने उसको याद करना है, उसके थीम को, उसके कंसेप्ट को समझना है। आइटम का फ़र्क आ जाएगा, वेंडर का फ़र्क आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट यही वाला रहेगा। ठीक है जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मुदस्सर, हेलो, अच्छा, अजीम, कोई क्वेश्चन? नुमान, क्या? नहीं नुमान, वो तुम उस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो। जो क्विक बुक ऑनलाइन में आप बुकिंग कर रहे हो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, उसमें और इस क्विक बुक के जो सेटअप है या उसका जो बिहेवियर है उसमें डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब जो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की जो कैलकुलेशंस है मैं दोबारा इधर कर देता हूँ आपको।
वो सिर्फ क्विक बुक का आपका जो बिहेवियर है ना, जो ऑनलाइन क्विक बुक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। उसमें जब आप इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग सेलेक्ट करते हो तो उसकी जो वैल्यूज चेंज करता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो समझोगे वो काउंटिंग का तलक नहीं है या मैथमेटिक्स का नहीं है, वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर का एक बिल्डअप है, वो सॉफ्टवेयर का एक बिहेवियर है। बुनियादी तौर पर आपको एंट्री ये क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपके पास क्वांटिटी होगी, एक रेट होगा, एक उसके ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है जी, और उसके ऊपर सेल टैक्स का रेट होगा और सेल्स टैक्स की वैल्यू है और इंक्लूडिंग वैल्यू, या इसको टोटल पेएबल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी हमारी 10 थी, रेट हमारा 50,000 था, ये वैल्यू बनेगी एक्सक्लूडिंग वैल्यू। इसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 18%, सेल्स टैक्स की वैल्यू बनेगी इस एक्सक्लूडिंग के ऊपर 90,000 होगी। अब जो इंक्लूडिंग वैल्यू बनी है वो एक्सक्लूडिंग प्लस सेल टैक्स मिल के 5,90,000 होना है। अब आपको जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपके साथ बैठ के यानी कि ऑनलाइन जब क्विक बुक खोलूँगा ना, मैं आपके साथ उधर आपको समझा दूँगा। होता क्या है कि जब आप कोई एक वैल्यू उसमें प्री बुक कर देते हो, 5,00,000 फ़र्ज़ किया 90,000 ही है, और इसको अगर आप कहते हो कि ये इंक्लूडिंग थी तो उसका 90,000 ऑटोमेटिकली आपको सेपरेट कर देता है। लेकिन अगर आपने उधर ही 5,90,000 अमाउंट लिखी हुई है और अगर आप उसको एक्सक्लूडिंग लिख देते हो फिगर में जाके, तो सेल्स टैक्स वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर देता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है नुमान। वो करता क्या है कि वो जो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग वाली टैब है उसको जब आप चेंज करते हो तो जो आपकी वैल्यू लिखी होती है उसके मुताबिक उसको बिहेव कर देता है। मसलन अगर वो इंक्लूडिंग लिखा हुआ था तो उसने ये समझना है कि ये जो अमाउंट लिखी हुई है सेल टैक्स इसके अंदर शामिल है, तो वो 90,000 कर देगा। जब आप इसी लिखी हुई अमाउंट को ऊपर टैक्स में जाके एक्सक्लूडिंग कर देते हो तो वो ये समझता है कि जो अमाउंट आपने ये लिखी है ये एक्सक्लूडिंग अमाउंट है, तो आप इसके ऊपर वो सेल्स टैक्स चार्ज कर देता है। ठीक हो गया, इसी तरह करता है कुछ नुमान। सही है, चलो मज़ीद में आके ना आपके साथ बैठ के तो दोबारा उधर मैथमेटिक्स उसकी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, आज के लिए काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मैं आता हूँ तो फिर बाकी डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।